हेलो बच्चों, क्लास 12 की मैथ में इस समय हम सब लोग 2025 का सेट सेकंड अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम सब लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व किया था। 5 का एक क्वेश्चन अंगा नंबर बच गया था, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। हमें दो लाइन दी गई, दो लाइन, ये L1 और ये हो गई लाइन L2। हमको इन दोनों लाइन के बीच डिस्टेंस निकालनी है, मिनिमम डिस्टेंस। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये लाइन, क्या ये रेखाएं यानी लाइन समांतर है, पैरेलल है एक दूसरे के। तो यहाँ 7 है, -6 1 और यहाँ 1 -2 1 है। तो इनका अगर हम सब लोग रेशियो लेंगे क्या सेम आएगा? 7 का 1 के साथ, -6 का -2 के साथ, 1 का 1 के साथ, तो नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये समांतर रेखाएं नहीं है। समांतर रेखाएं नहीं है तो इसलिए जो फार्मूला लगेगा मिनिमम डिस्टेंस का वो क्या होगा? मॉडुलस ऑफ A2 - A1, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है B1 क्रॉस B2 से, B1 क्रॉस B2 से, और अपॉन मॉड ऑफ B1 B क्रॉस B2। और इन सभी का मॉडुलस आप चाहे जिसको आगे पीछे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये मिनिमम डिस्टेंस यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द लेंथ का फार्मूला होता है। जहां पर A2 जो है वो L2 लाइन जिस पॉइंट से होकर के जा रही है उसका सदिश रूप, A1 जो L1 लाइन जिस पॉइंट से जा रही है वो उसकी स्थिति सदिश है। बस ठीक है। हाँ, B1 और B2 लाइन L1 जो है जिस सदिश के समांतर है वो B1 है, लाइन L2 जिस सदिश के समांतर जा रही है वो है उसका मान है। ठीक है। लाइन की जो इक्वेशन होती है प्रॉपर वो क्या होती है? कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। ये पहली लाइन है तो a1 b1 और ये c1। ये दूसरी लाइन है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन c2। कंपेयर कराएंगे x1 y1 z1, ये हमारे a1 वेक्टर के स्थिति सदिश है। x2 y2 z2 ये वो बिंदु हैं जहां से ये L2 लाइन जा रही है यानी A2 के मान है अगर सदिश रूप मिल गई। A1 B1 C1 ये वेक्टर B1 के मान है, वेक्टर B2 A2 B2 C2 है। ठीक है। तो यहां से हम सब लोग लिख सकते हैं इसको कि जो हमारा A1 वेक्टर होगा इससे कोई लेना देना नहीं A2 वेक्टर। ये A1 वेक्टर कितना हमारा है? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप होता है। और जो A2 वेक्टर होता है x2 i कैप प्लस y2 j कैप और प्लस z2 k कैप होता है। और जो B1 वेक्टर होता है वो A1, ये जो A1 B1 C1 है यही है, A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप। ऐसे ही B2 वेक्टर आपका क्या है? A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप। ये हो गया आपके नाम। ठीक है भैया। अब आपको x1 y1 z1, भाई x1 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो ऊपर वाली जो वैल्यू ये दी गई है, ये जो वैल्यू गिवन है इसको 0 के इक्वल डाल दीजिए आप बस। तो अगर x प्लस 1 को 0 के इक्वल डालेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू जो आती है, ध्यान से समझिए, x की वैल्यू जो आती है वही आपका x1 होता है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है? -1, तो ये हो जाएगा -1 i कैप। अब यहाँ से
अगर ये वैल्यू पूरी जीरो के इक्वल डाल दो भाई, जैसे यहाँ पर पूरी की पूरी वैल्यू x माइनस x1 जीरो के इक्वल डालेंगे तो x बराबर कितना आ रहा है x1, भाई x1 ये x है। अगर ये वैल्यू पूरी जीरो के इक्वल डाल देंगे तो y1 की जो वैल्यू आएगी वही y है, और y की जो वैल्यू आ रही है वो y1 है। क्लियर बात। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू भी अगर जीरो के इक्वल डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है -1, तो यहाँ पर लिख देंगे y1 की वैल्यू y1 -1 आएगा j कैप, और z1 भी कितना आएगा -1 k कैप। हो गया। ऐसे ही x2 निकालना है तो इसको जीरो के इक्वल डालेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगा, 3 आई कैप। इसको अगर डालेंगे तो y की वैल्यू 5 आ रहा है तो प्लस का 5 j कैप, और यहाँ पर आ रहा है 7 z का मान k कैप। क्लियर है बात। अब भाई b1 b2 b3 क्या है, b1 b2 और b1 सॉरी माफ कीजिए b1 और b2 निकालना है जो कि मान ये है। तो आपका जो बट्टे में लिखा है ये a1 b1 c1 यही है आपके मान। 7 i कैप माइनस 6 j कैप और प्लस 1 k कैप। ऐसे ही a2 कितना है 1 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 1 k कैप। ये हो गया आपके मान। अब आपको निकालना क्या है, a2 माइनस a1 निकालना है। a2 माइनस a1 हम यहाँ पर निकाले ले रहे हैं, a2 माइनस a1 और उठा करके यहीं पर रख देंगे आपके मान। ठीक है। a2 में से a1 को घटाओ, 3 में से 1 जाएगा तो ये माइनस और यहाँ माइनस प्लस, 3 1 4 आई कैप। ये फिर माइनस करेंगे तो ये जाहिर सी बात चिन्ह बदल जाएंगे, तो 5 1 6 जे कैप और ये 7 1 8 के कैप। ठीक है भैया। अब b1 क्रॉस b2 हमको निकालना है, b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 वेक्टर। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सारणी का आई कैप हो गया, जे कैप हो गया और ये के कैप हो गया। b1 आपके ये है 7 माइनस 6 1, यही आप लिख दीजिए 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 6 1, और ये कितना है 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1। सॉल्व करने का तरीका क्या है, आई कैप को बाहर लेकर के इसका अंदर गुणा करो, 6 कन 6 माइनस का, फिर माइनस का चिन्ह, 2 एकन 2 और माइनस माइनस प्लस। अब प्लस लिया अगला जे कैप माइनस का, तो जे वाला बंद 7 एकन 7 r1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं, और 1 एकन 1 प्लस का के कैप, ये बंद करना है, 7 दूनी 14 माइनस का और फिर माइनस का चिन्ह, 6 कन 6 और ये माइनस प्लस। सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना आ गया माइनस का 4 आई कैप और यहाँ पर माइनस का 6 जे कैप और यहाँ पर माइनस का 8 के कैप। अब इसका निकाल लीजिए आप परिमाण, b1 क्रॉस b2 का आपको निकालना है परिमाण। तो ये -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 6 का स्क्वायर 6 36, 8 8 64, जोड़ेंगे टोटल 116 हो जाएगा रूट में। अभी तो कुछ करना नहीं आगे, ये हो गया इतना मान आपका। अब यही फार्मूला आपको लिख देना है, दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी जो होती है उसका फार्मूला हमने लिख दिया है। अच्छा नीचे वाला फ्रेम आ नहीं रहा है, उसको सही कर देते हैं। हाँ यहां से एक बार फिर से समझ लीजिए, इसका परिमाण निकालने के लिए -4 का स्क्वायर 16, -6 का स्क्वायर 36, -8 का स्क्वायर 64, ये दोनों 100 में 16 जोड़ेंगे 116। वैसे कोई नंबर मिलेगा लेकिन अभी हमको जरूरत नहीं, बाद में देखा जाएगा। अब वैल्यू होती है न्यूनतम दूरी की दो रेखाओं के बीच, a2 माइनस a1 जो कि हमारा कितना आया है ये देखिए 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप हो गया। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है b1 क्रॉस b2 जो कि हमारा कितना आया है माइनस का 4 आई कैप माइनस का 6 जे कैप माइनस का 8 के कैप, और अपॉन में इसका परिमाण लेना है कितना आया है जो कि अंडर 116 आया, और फिर यहां मॉडुलस वैल्यू। तो 4 चौक 16, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, माइनस 6 36 हो जाएगा, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, 8 28 64, के का के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, अंडर 116 घटाइए टोटल कितना हो गया 64 36 तो में 116 जोड़ेंगे, मॉड के बाहर आएगा तो 116, और अपॉन में भी रूट का 116 कैंसिल आउट करेंगे तो रूट का 116 बच जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या आ जाएगी दोनों लाइन के बीच में, रूट का 116। अब इसके रूट का मान आपको निकालना है, तो जिसका पेयर बन जाए 2 पंची 10
और 2 8 16 और 2 ये कितना आएगा 29 2 58। इसका पेयर बन गया तो ये बाहर, इसका पेयर बना 2 का, 2 बाहर, अब बचा कितना अंदर, अंडर रूट 29। इतने यूनिट हो गई। ये बन गया आपका आंसर। ठीक है, 2 अंडर रूट 29। क्लियर है बात ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसके बारे में देखते हैं। वैसे रूट का 116 इकाई ही दिया गया है आंसर, कोई बात नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का नंबर है वक्र x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 2 के बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा और अभिलंब इन दोनों के हमको समीकरण निकालने हैं 1,1। स्पर्श रेखा का मतलब टेंजेंट की इक्वेशन और अभिलंब का मतलब नॉर्मल इक्वेशन क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है, जो दिया गया वक्र है उसका डिफरेंटिएशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, y का मान और x का फलन, y का फलन और x का फलन है तो x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। तो x की पावर n लगा देंगे, n x की पावर n माइनस 1 यहां पर हो जाएगा और x का करेंगे 1 और y की पावर n का n x की पावर, अच्छा 2/3 है तो 2/3 n x की पावर n x की पावर, x नहीं y है ना, y की पावर 2/3 माइनस 1 और इंटू y का करेंगे तो ये हो जाएगा d dx ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये वाली वैल्यू प्लस है, इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी। तो 2/3 y की पावर 3 1 3 माइनस का और 2 प्लस का, माइनस का 1/3 d dx ऑफ y बचा और इज इक्वल्स टू ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी 2/3 x की पावर माइनस 1/3 ये भी बचेगा। ये इससे कैंसिल आउट, d dx ऑफ y करेंगे तो यहां से कितना आएगा हमारे पास, ये बटे में चला जाएगा, x की पावर माइनस 1/3 और यहां पर ये आ जाएगा बट्टे में y की पावर माइनस 1/3। इन दोनों को चेंज कर दो, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस था प्लस, ऊपर वाला नीचे आएगा तो माइनस था क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये y अपॉन x और दोनों की होल पावर कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। अब हमको कहां पर निकालना, 1,1 पर निकालना है। तो ये प्रवणता हो जाती है d dx ऑफ y कहां पर 1,1 पर। तो y की वैल्यू भी 1 है और x की वैल्यू भी 1 है और होल पावर यहाँ 1/3 है। तो वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी, d dx ऑफ y की 1 आ जाएगी। और जो इक्वेशन होता है स्पर्शी का समीकरण, किसी दिए गए बिंदु पर स्पर्शी रेखा का समीकरण या स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण लिख दीजिए ज्यादा सही। स्पर्शी का समीकरण, ये समीकरण होता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ y गिवन पॉइंट पर x1 कामा y1 जो आपका गिवन पॉइंट होता है, ब्रैकेट में x माइनस x1 ये होता है। अब इसमें हम वैल्यू अगर डालेंगे तो y माइनस y1 आपको कितना दिया गया, ये गिवन पॉइंट x1 y1 है इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ y, इस पर कितना आया मान 1 और ब्रैकेट में x माइनस x1 कितना है 1। सॉल्व करेंगे तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 माइनस 1 कैंसिल, y को इधर ले आओ, x माइनस y की वैल्यू क्या आ गई 0। ये बन गया आपका स्पर्शी का समीकरण। अब नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, अभिलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यानी अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m ब्रैकेट x माइनस x1, ये स्पर्शी की प्रवणता होती है। अभिलंब की प्रवणता तो m1 m2 इज इक्वल्स टू -1 m2 इज इक्वल्स टू -1 बाई m1, m1 आपका यही है स्पर्शी की प्रवणता। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वो भी किसका माइनस का डी डी एक्स ऑफ y जो गिवन पॉइंट है आपका x1 कामा y1 पर और ब्रैकेट में x माइनस x1, ये अभिलंब की प्रवणता होती है इतनी वैल्यू। तो y माइनस y1 कितना है 1 माइनस 1 अपॉन डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू x कामा y यानी कि 1 कामा 1 पर 1 ही आया है
और x माइनस x1 कितना हमारे पास है 1 ही दिया गया है। सॉल्व करेंगे, माइनस से अंदर गुणा कराएंगे तो ये माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 और इधर y माइनस 1, x इधर लाएंगे तो माइनस था प्लस, y भी प्लस 1 इधर ले जाएंगे 1 माइनस का था प्लस में हो जाएगा, प्लस का 1 पहले से ही था तो ये कितना मिल गया 2। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये का नंबर हो गया। अब हम खा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैसे खा नंबर क्वेश्चन में हमको क्या करना है वो चीज देखिए। खा नंबर क्वेश्चन में हमें एक वक्र दिया गया है और समाकलन का अनुप्रयोग है। एक वक्र दिया गया है परवलय, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का ग्राफ कैसे बनता है ये चीज देखिए आप पहले। ये y एक्सेस हो गया, पेंसिल से डायग्राम बनाना है आप लोगों को, और ये बन गया आपका x एक्सेस, x एक्सेस और ये y एक्सेस। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax ये हो गया, और ये इसकी नाभि हो गई a, 0। ठीक है, फोकस। ये आपका इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का इक्वेशन है। ठीक, अब इसमें क्या कर रहा है ये सुवक्र और नाभिलंब से घिरे, नाभिलंब यानी नाभि से होकर जाने वाली रेखा नाभिलंब कहलाती है। ये नाभिलंब होता है, इसकी लंबाई 4a होती है, ऊपर 2a नीचे 2a। तो ये लेंथ कितनी होती है 2a, और ये लेंथ कितनी है आपकी a आपका कोई कांस्टेंट नंबर है तो इसके निर्देशांक होते हैं a, 2a, और नीचे क्या होता है a, -2a, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, नीचे y माइनस ऊपर y प्लस। ये नाभि लंब के निर्देशांक हो गए, इसके a और इसके b, और इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है 4a, ऊपर 2a है नीचे 2a। क्लियर बात। अब आगे इसके बीच में ग्राफ निकालना है, यानी ये वाला जो छायांकित भाग है इसका ग्राफ हमको चाहिए। ये इस भाग का एरिया चाहिए हमको, क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए हमको इसमें, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, यहां पर इस ध्यान से समझिए, जितना एरिया ऊपर वाले का आएगा उतना ही एरिया नीचे वाले का आएगा कि नहीं आएगा। भाई कह क्या रहा है, वक्र पूरा और ये नाभिलंब, इनके बीच एरिया, तो ये वक्र और ये नाभिलंब ये एरिया, तो जितना एरिया ऊपर आएगा, अगर ऊपर का एरिया ए है तो नीचे का एरिया भी कितना आएगा ए, तो टोटल एरिया कितना हो गया ए इक्वल्स टू 2 इंटू ए हो जाएगा कि नहीं। टोटल एरिया, कुल एरिया, कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, 2 से गुणा करा दिए। जितनी सिमेट्रिक आकृतियां होंगी, सममित आकृतियां जितनी होंगी उतने से गुणा, तो 1, 2 सिमेट्रिक आकृति है, तो एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है। तो सबसे पहले उसके लिए हम करते क्या है, यहाँ पर एक छोटी सी महीन सी पट्टी ले लेते हैं, बहुत छोटी महीन सी, इतनी छोटी लेंगे कि चौड़ाई जो है वो बढ़े ना। ये एक छोटी सी पट्टी ले लिया हमने, हो गया ये। अब इस पट्टी की देखिए, अब ये एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस की ये छोटी लंबाई है, छोटी लंबाई, किसी भी चीज को छोटा करना आगे क्या जोड़ दीजिए डी, तो ये dx हो गया, और ये लंबाई आपकी क्या है y एक्सेस की ओर है तो y हो गया। तो इस छोटी सी पट्टी का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई y है और चौड़ाई यानी इसकी मोटाई कितनी है dx, ये तो लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ज्यादा चौड़ाई नहीं लेनी, छोटी चौड़ाई लीजिए, और इसका कर दीजिए समाकलन। कहां से कहां तक जा रहे हो आप, ये 0 है ना, 0, मूल बिंदु, एक्स एक्सेस का यूज में लो, 0 से लगा करके डी एक्स का है तो लिमिट भी एक्स की होगी, तो एक्स की वैल्यू यहां कितनी है 0 है, और यहां पर एक्स की वैल्यू देखो कितनी है ए, तो 0 से लगा करके ए तक निकालना है। कितनी सिमेट्रिक आकृतियां हैं 2। अब y की वैल्यू यहां से निकालो, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax दिया गया, तो y की वैल्यू यहां से निकालेंगे कितनी आ जाएगी, स्क्वायर हटाओ रूट लग जाएगा, अंडर रूट में 4ax और इंटू में कितना है dx। एरिया कहां से कहां तक, 0 से लगा करके a तक। अब 4 रूट के बाहर आएगा तो 2 बचेगा, 2 पहले से ही, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, और a जो है रूट के बाहर आएगा, कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो रूट के बाहर आएगा तो कितना बचा रूट a। अब अंदर क्या बचा रूट एक्स का समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा x की पावर 3/2 और अपान 2/3,
अपॉन 3/2। भाई रूट एक्स है, एक्स रूट का मतलब पावर 1/2, तो एक्स की पावर एन का एक्स की पावर एन प्लस 1 और अपॉन एन प्लस 1 जो पावर है वही बटे में रखते हैं। ठीक, तो एक में आधा जोड़ेंगे तो 1.5 और यहाँ पर भी 3/2 आएगा, तो उल्टा का हो जाएगा 2/3। और ये इसका मान कहां से कहां तक लेना है, 0 से लगा करके a तक। तो ये कितना आ जाएगा एरिया, 4 दूनी 8/3 √a, और यहाँ पर अपर लिमिट जो कि कितनी है आपके पास, a की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट x की नीचे वाली वैल्यू कितनी है, 0 की पावर 3/2। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 8/3 है, या √3 नहीं है, और इनटू में कितना है, √a है, और a की पावर 3/2 1.5 है, 1.5 का मतलब एक पूरा और एक आधा, आधी पावर। तो √a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, और a से गुणा कराएंगे तो 8/3 a स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ जाएगा टोटल। ये आपको कॉन्सेप्ट यूज में लेना है, 5 नंबर का है क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर a स्क्वायर है ना, यहाँ पर a स्क्वायर, आंसर में a स्क्वायर आता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर गा देखते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर गा। एक अवकल समीकरण दिया गया है y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy इक्वल्स टू 0। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, d dx ऑफ y निकालते हैं। यहाँ ये माइनस है, इधर ले जाएंगे प्लस में, तो ये कितना आ गया हमारे पास, y dx इज इक्वल्स टू x प्लस 2y स्क्वायर dy। ठीक है भैया, अब इसको इसके बटे में भेज दो, इसको इसके बटे में, सबसे आसान है, क्योंकि ये इसके बटे में जाएगा थोड़ा टफ हो जाएगा, इसको इसके बटे में भेजो क्योंकि ये अकेला y है। तो यहां से dy नीचे भेजेंगे dx के, तो ये हो जाएगा d dy ऑफ x, d dy ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये बटे में आ जाएगा इसके, तो x अपॉन y कर दो और प्लस में 2y स्क्वायर अपॉन y कर दो, एक y से एक y कैंसिल। अब इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy, और माइनस का x पीछे लिख दो, 1 अपॉन y कर सकते हैं, और बराबर में कितना आ गया, 2y। अब देखिए ये हमारा बन गया रैखिक अवकल समीकरण, जिसका रूप क्या होता है, रैखिक अवकल समीकरण का जो रूप होता है, रैखिक अवकल समीकरण का जो रूप होता है, दो रूप होते हैं, इसके हम क्वेश्चन भी करवाए हैं बालाजी से। ये होता है आपका p इंटू, यहां पर होता है y के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो यहाँ पर x होगा इज इक्वल्स टू q। p और q क्या होते हैं आपके, y के फंक्शन होते हैं। जब y के रिस्पेक्ट में होगा तो p और q y के फंक्शन होंगे, और अगर x के रिस्पेक्ट में होता यानी dy ऊपर dx नीचे, तो ये यहाँ पर y हो जाता। तो ये जो आपके दोनों p और q हैं ये हो जाते हैं आपके y के रिस्पेक्ट में, वैसे यहाँ पर प्लस होता है। तो p की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 1/y, और q की वैल्यू कितनी आ रही है, 2y। तो यहां से हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अवकल समीकरण, समाकल गुणांक, e की पावर p dy होता है, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो p dy। तो e की पावर p कितना हमारे पास, -1/y dy, 1/y का होता है log y, 1/y का समाकलन क्या होगा, log y, और वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, अब ये माइनस की पावर यहाँ बटे इसके ले जाओ y में, n log m की पावर में n आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाता है, जो आगे है वो पावर में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं इंटू में, तो -1 पावर में चली गई, तो e की पावर में log y की पावर -1। अब e की पावर में log जब आता है तो log के जस्ट बाद जो लिखा होता है वही आपका मान होता है, तो y की पावर 1 -1 है तो 1/y हो जाएगा, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन आपका क्या बनेगा, यहां से x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dy प्लस c होता है, ये फार्मूला अगर इस जैसा है तब। ठीक है, वैसे इसके दो रूप हैं, उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। तो x इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना आया है, बटे का y आया है, इंटू में कर दीजिए, और यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हमारे पास है,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y है और इनटू में क्यू की वैल्यू कितनी है 2y है और इनटू में dy और प्लस c। y से y कैंसिल, 2 बाहर आ जाएगा, dy का समाकलन कितना हो जाएगा y, तो ये हो गया 2y और प्लस का c। y को इधर भेज दीजिए तो x की वैल्यू हो जाएगी 2y स्क्वायर प्लस का cy। ये आपका हो जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन, गा नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर गा, x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस cy, यही आंसर आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन नंबर घ क्या कह रहा है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा रैखिक प्रोग्रामन का है, लीनियर प्रोग्रामिंग का, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इसको सॉल्व कर चुके हैं। घ नंबर क्वेश्चन है, एक फलन हमें दिया गया है z बराबर 8x प्लस 5y, इसका हमको अधिकतम मान चाहिए। कौन सा मान चाहिए इसका भैया, हमें अधिकतम मान चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। किन अवरोधों पर, 5x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 15, 2x प्लस 5y लेस देन आर इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका होने का मतलब, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ है हमारा। ठीक, इसको सबसे पहला रूल क्या है कि समीकरण रूप में लिखेंगे। समीकरण रूप में लिखेंगे जो इनइक्वालिटी का साइन वो इक्वल में चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन इक्वल में चेंज हो जाएगा। हमको रेखा को खींचने के लिए पॉइंट की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए यहाँ पर हम पॉइंट, हमने एक बॉक्स बनाया, पॉइंट यहाँ पर हम निकालेंगे। पहले हम x की वैल्यू 0 डालेंगे तो 3y कितना हो गया 15, तो 3 1 3, 3 5 15, y का मान 5। अगर y का मान हम 0 डाल देंगे, y का मान 0 डालेंगे तो x 5x बराबर 15, 5 1 5, 5 3 15, x का मान 3 हो जाएगा। इसमें x का मान पहले हम 0 डालेंगे तो 5 1 5, 5 2 10, y का मान 2, y का मान 0 डालेंगे तो 2 1 2, 2 5 10, x का मान 5। अब हम चेक करेंगे क्या ये मूल बिंदु की ओर इनका छायांकित भाग आएगा कि मूल बिंदु से बाहर। पहले यहां से देख सकते हैं आप कि 5x प्लस 3y के मान 15 से कम लेने हैं, लाइन तो लेनी है, उसके अंदर वाला मान लेना है। 2x प्लस 5y में xy का मान वो लेना है जो 10 के मान क्या हो, 10 के अंदर आवे वो मान। ठीक है, तो लाइन के अंदर वाले का मतलब, अगर हम इसके लिए मूल बिंदु के लिए चेक करेंगे 5x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 15, मूल बिंदु के लिए ये सत्य है। क्यों, क्योंकि अगर हम x मूल बिंदु मतलब 0 का मान 0, x का मान 0, y का मान 0 डालेंगे तो 0 ऑलवेज लेस देन होता है 15 के, तो सत्य बन रहा है, ये समीकरण सत्य है इसके लिए 0 मूल बिंदु के लिए, यानी ये ओरिजिन को शामिल करेगा, यानी इसका ग्राफ ओरिजिन होगा। और ये भी अगर मूल बिंदु के लिए चेक करेंगे तो x और y का मान 0 डालेंगे तो ये पूरा 0 और लेस देन आर इक्वल टू 10, जो कि समीकरण सत्य है, इस पर भी इसके लिए भी सत्य है, तो यानी ये भी मूल बिंदु 0,0 के लिए सत्य है, अतः यह 0,0 को शामिल करेगा। तो पहले हम लाइन खींचेंगे, देखिए ये वाला पॉइंट ए जो है, x की तरफ जाना नहीं, y की तरफ कितना जाना 5, तो हमको ए पॉइंट मिल जाएगा। y की तरफ कितना जाना है केवल 5, ये हमको ए पॉइंट मिल गया। अब b के लिए x की तरफ 3 जाना, y की तरफ जाने नहीं है, तो x की तरफ 3 चले जाइए, ये मिल गया a और b। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये एक लाइन हमको मिल गई। अब ये लाइन मूल बिंदु को शामिल करें तो इसका ग्राफ अंदर की ओर आएगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x का मान कहाँ पर 0 होता है, y पर, y से बड़ा मान x, सॉरी माफ कीजिए, 0 से बड़ा मान, x का मान 0 से बड़ा किधर होता है, दाहिनी ओर होता है, इधर की ओर होता है, तो ये इधर की ओर जाएगा, अंदर की ओर। ठीक है, अब y का मान ग्रेटर देन 0, y का मान 0 उससे बड़ा कहां पर होता है, ऊपर की ओर होता है, 0 तो यहां पर होता है, 0 से बड़ा ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मान होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। अब अगला पॉइंट देखो, p, x जाना नहीं, y की तरफ 2 चले गए, हमको p पॉइंट मिला, ये b पॉइंट है ना। अब x की तरफ q के लिए x जाना है 5, y की तरफ जाना नहीं, x की तरफ 5 चले जाओ, ये हो गया q पॉइंट। इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो जो रेखा बनेगी वो हमारी दूसरी रेखा हो जाएगी, और ये भी किधर की ओर है, अंदर की ओर है। तो देखेंगे इनका छायांकित भाग, ये अंदर भी, ये अंदर भी, छायांकित भाग किधर आ रहा है, ध्यान से देखिए, तो ये आपका छायांकित भाग आ गया, ये आपका छायांकित भाग आ गया, ये पी पॉइंट है, और ये जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं, जिसको हमने नाम दे दिया एम, काट रहे हैं, तो इसका निर्देशांक चेक करने के लिए इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के लिए इसका आप 2 से गुणा करा दीजिए और इसका 5 से गुणा करा दीजिए, तो 2 पंची 10 x और प्लस 2 3 6y और बराबर 15 दूना 30, और इसका 5 से 5 दूना 10x और 5 25y
और 12 का नाम 50 घटा दीजिए, माइनस 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 खत्म हो गया ये। और ये 25 माइनस का 6 प्लस का माइनस का 19 वाई और बराबर में माइनस का 20 माइनस माइनस कैंसिल। वाई की वैल्यू कितनी आ गई 20/19। ये y की वैल्यू हो गई। अब x की वैल्यू निकालने के लिए इसका मान हम यहाँ पर डाल देते हैं, तो 2x + 5 y की वैल्यू कितनी है 20/19 और बराबर में 10। 20 25 100, अब ये इधर ले आइए, तो 10 माइनस 100/19, 19 दाम 190 से 100 घटाएंगे तो 90/19 और सामने कितना है 2x, कैंसिल आउट करिए 45/19, तो x का मान 45/19 आ रहा है। ठीक है, और y का मान आपका कितना आ रहा है 20/19। ये हो गए छायांकित भाग, उभयनिष्ठ छायांकित भाग। उभयनिष्ठ छायांकित भाग क्या है, उभयनिष्ठ छायांकित भाग जो सब में कॉमन है, ये मूल बिंदु O P M B, छायांकित उभयनिष्ठ छायांकित भाग क्या आ रहा है O P M और ये आपका, ठीक है। ओ लेने से कोई मतलब नहीं, ओ पर मान तो 0 ही आएगा, तो एक P पॉइंट है, दूसरा M पॉइंट है और तीसरा B पॉइंट है। इनके कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। B के निर्देशांक 3,0 है, ठीक है। एक P के निर्देशांक कितना है, P के निर्देशांक 0,2 है और QM के निर्देशांक अभी हमने निकाला 45/19, 20/19। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं, फिर Z का मान कितना प्राप्त होगा 8, x की वैल्यू देखिए कितना है 0 है, और प्लस 5 y की वैल्यू 2 है, तो 5 दूनी 10 आ रहा है। यहाँ पर देखिए 8, z का मान 8 गुणा x का मान कितना है 3 और प्लस 5 है ना, y का मान कितना है 0, तो 8 3 24 आ रहा है। और इस पर चेक करिए, तो इस पर चेक करेंगे, यहाँ पर वैल्यू डालेंगे 8x की वैल्यू आपके पास कितनी है 45/19, तो 45 और 8 कितना होता है 8 5 40 के 0 और 8 चौक 32 और 4 36, 360/19 हो जाएगा। तो ये 360/19 और प्लस में 5 y का मान 20 पंचे 100/19, 100/19 जोड़ दीजिए, 19 नीचे और ऊपर कितना 460, डिवाइड कराएंगे तो देखिए कितना आएगा, तो 19 दूना 38, 19 दूना 38 आ रहा है, ठीक है। 19 दूना 38, 38 और 8 46, 8 बचा 80 हो गया, तो 19 चौको 76 हो जाएगा, 4 बार जाएगा, 19 चौक 76, 76 और 4 बच रहा 80 है ना। अब पॉइंट लगाएंगे तो 0, 19 दूना 38, 2 बचा, पॉइंट लगा 0 बढ़ाइए, 19 एकन 19, तो ये मान लगभग 24.21 आ रहा है। तो सबसे बड़ा मान कहां पर आ रहा है, सबसे बड़ा मान कहां पर आ रहा है जेड का, इस पॉइंट पर। अतः जेड का अधिकतम मान बिंदु, कौन से बिंदु पर 45/19, 20/19 पर कितना 460/19 होगा। ये हो गया इसका आंसर, इतना करना है आपको और 5 नंबर आपको मिल जाएगा। क्लियर है बात भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अंगा, जो कि प्रोबेबिलिटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वो देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अंगा 6 का, 3 बच्चों के 3 समूहों में क्रमशः 3 लड़कियां और 1 लड़का, कामा समूह 2 में क्या है 2 लड़कियां और 2 लड़के, समूह 3 में 1 लड़की और 3 लड़के हैं। प्रत्येक समूह से यादृच्छा एक बच्चा चुना जाता है, रैंडमली हम किसी एक समूह से एक बच्चा ले लेते हैं, ठीक। प्रत्येक समूह से, पहले वाले समूह से हमने बिना प्लानिंग के एक बच्चा ले लिया, दूसरे वाले समूह से भी एक बच्चा और तीसरे वाले से भी एक बच्चा ले लिया, तो टोटल 3 बच्चे हमने चूज कर लिए। तीनों चुने गए बच्चों में 1 लड़की और 2 लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, आसान है, वैसे ध्यान से देखना है क्या करना है। सबसे पहले समूह ए से हमको एक बच्चा उठाना है। अब वो लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। समूह 2 से भी हमको एक बच्चा उठाना है, अब वो दोनों में से कोई एक हो सकता है। समूह 3 से भी निकालना है और दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो समूह 1 से निकाला गया बच्चा
लड़की होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी PG1, समूह 1 है ना, और निकाला गया बच्चा लड़का होने की प्रायिकता PB1। तो अनुकूल परिणाम, जीवन के अनुकूल परिणाम और बटा कुल परिणाम, सैंपल स्पेस टोटल 4 नंबर यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, ठीक है। वही चीज बी के अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम, तो कितना आ जाएगा ये, जीवन यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी है 4, और टोटल कितने हैं नंबर 4, और लड़कियों की 3, ठीक। टोटल कितने नंबर है, 4 बच्चे हैं, उसमें से जो लड़का निकाले भाई, एक बच्चा हमने निकाला, अगर वो लड़की निकला है तो उस बात की प्रायिकता 3/4 होगी, अगर वो लड़का निकला है तो लड़का कितना है टोटल 1, उस बात की प्रायिकता 1/4। अब समूह बी में देखिए, समूह 2 में देखिए, समूह 2 में जो हमने बच्चा चुना उसकी लड़की होने की प्रायिकता PG2 और उसके लड़के होने की प्रायिकता PB2 हमने नाम दे दिया। क्लियर है बात। अब टोटल कितने नंबर है, 2 और 2 4, और लड़की के कितने नंबर है 2, टोटल कितने नंबर है 2। अनुकूल परिणाम कौन है, बी, बॉयज होने की प्रायिकता, तो बॉयज के कितने नंबर है 2। ओवरऑल सॉल्व करेंगे, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। अब तीसरे समूह से हमने एक लड़का उठाया, एक बच्चा उठाया, अब वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। अब वो लड़की होगी, इस बात की प्रायिकता PG3 होगी, और वो लड़का हुआ, इस बात की प्रायिकता PB3 हुआ। तो टोटल कितने हैं परिणाम 4, लड़की कितनी है 1, टोटल कितने परिणाम है 4, और लड़की कितने हैं 3, ठीक है। अब ये हो गया, हमने एक एक बच्चा उठा लिया, एक एक बच्चा उठा लिया। अब क्या बन सकता है पहले वो देखो, 3 बच्चे अब हमारे पास है, यहां से एक लड़का निकाला, यहां से एक लड़का निकाला, यहां से एक लड़का, लड़का कोई जरूरी नहीं, बच्चा निकाला है, वो कोई चाइल्ड हो सकता है, बॉयज भी हो सकता है और जेंट्स भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने केसेस बन सकते हैं, केस नंबर 1 क्या बनेगा हमारे पास, केस फर्स्ट बनेगा ये कि पहले वाले समूह का निकाला हमने 3, क्या करना हमें निकालना है इस बात की प्रायिकता कि एक लड़की हो और साथ ही साथ 2 बच्चे हो। हमने 3 बच्चे चुने हैं एक एक समूह से, अब उसमें से एक लड़की और 2 लड़के होने की प्रायिकता क्या होगी। तब यहां पर यह हो सकता है कि हमने जो 3 बच्चे चुने हैं उसमें से हो सकता है समूह 1 का निकाला गया बच्चा लड़की हो, और बी 2 और 3 के निकाले गए बच्चे क्या होंगे, फिर लड़के होंगे, ठीक है। अब हम ये भी हो सकता है कि हो सकता है समूह 1 और 3 में निकाले गए बच्चे लड़के हों और 2 वाली लड़की हो, समूह 1 और 2 के बच्चे लड़के हों और सी वाला हो सकता है, यानी 3 वाला हो सकता है लड़की। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। यानी पहले वाले समूह से जो लड़की हो सकता है, समूह 1 से लड़की, तो आगे तो होगा क्या आगे, वाह समूह 2 कामा 3 से निकाला गया बच्चा लड़का होने की प्रायिकता, ये हो सकती है पहली पॉसिबिलिटी, ठीक है। दूसरा क्या केस बन सकता है, केस सेकंड, हो सकता है पहले वाला लड़की ना हो, लड़की दूसरे में निकल आए, हो सकता है तीसरे में निकल आए, क्योंकि एक लड़की चाहिए हमको, ये तो पता नहीं कौन कहां पर है। तो समूह 2 से लड़की, की बार समूह 2 से लड़की मिल रही है, वाह समूह 1 कामा 3 से निकाला गया बच्चा लड़का होने की प्रायिकता, बच्चा क्या होने की प्रायिकता, लड़का होने की प्रायिकता, ठीक है भैया, ये हो गया। तीसरा केस क्या बन सकता है, तीसरा केस क्या बन सकता है कि समूह 3 वाला की बार लड़की हो, समूह 3 से निकाला गया बच्चा लड़की हो
हो सकती है। तो 1 और 2 वाले क्या हो सकते हैं? तो समूह 1 व 2 से निकाला गया बच्चा लड़का होने की प्रायिकता ये हो सकती है। होगा इन तीनों में से कोई एक, लेकिन पॉसिबिलिटी इतनी बन सकती है। अगर पहली पॉसिबिलिटी हुई तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? पीई बराबर PE1। दूसरी वाली पॉसिबिलिटी हुई तो इस बात की होने की प्रायिकता, दूसरी वाली घटना घटने की प्रायिकता PE2, और तीसरी वाली घटना घटने की प्रायिकता, तीसरा वाला केस होने की प्रायिकता PE3। तो पहली चीज यहां से देखिए, क्या हमको एक लड़की ही निकालनी, लड़का नहीं निकालना है। घटना पूरी हो रही होगी तो गुणा, और इनमें से कोई एक होगा। कहता कि समूह 1 से लड़की निकालो, या फिर समूह 2 या 3 से लड़का, या लगा होता तो जोड़ते। लेकिन हमें समूह 1 से तो लड़की निकालनी है, साथ ही साथ समूह 2 और 3 में से क्या निकालने हैं? लड़का निकालने हैं। तो सभी होने हैं घटना, तो गुणा करेंगे। तो समूह 1 से लड़की निकालने की प्रायिकता 3/4। अभी घटना पूर्ण नहीं हुई है, अभी लड़का निकालना है दूसरे से और तीसरे से। दूसरे से लड़के निकालने की प्रायिकता 1/2। अभी भी पूरा नहीं है, गुणा का चिन्ह। तीसरे वाले से भी क्या निकालना है? लड़का। तो लड़के होने की प्रायिकता कितनी है? 3/4। तो टोटल 3 तरह की, ऊपर 9 और नीचे 4 चौक 16 दूना 32 हो गया। ये पहला। समूह 2 से लड़की, पहला बच्चा लड़की हो, समूह 2 से जो हमने निकाला वो लड़की होने की प्रायिकता समूह 2 में 1/2। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अब 1 और 3 से क्या निकलना है? लड़का। समूह 1 से जो निकला वो लड़का है, तो लड़का कितना है? 1/4 समूह 1 से, और समूह 3 से लड़के निकालने की प्रायिकता क्या है? 3/4। जोड़िए, ऊपर गुणा करिए, 3 एकम 3 एकम 3 और 4 चौक 16 दूना 32 हो गया। अब तीसरा केस क्या बन सकता है? समूह 3 से जो बच्चा निकाला गया वो लड़की हो, तो समूह 3 से बच्चा निकाला गया लड़की है, इस बात की प्रायिकता 1/4। अभी कंप्लीट नहीं हुआ। समूह 1 से क्या निकालना? अब लड़का कितना निकालने की प्रायिकता 1/4। समूह 2 से क्या निकालना है? लड़का कितना है? 1/2। तो ऊपर 1 एकन 1 और 4 चौक 16 दूना 32। अब इन तीनों में से कोई एक हो सकता है समूह, तीनों में से कोई एक हो सकता है ये हो जाए, ये हो जाए। तो तीनों में से कोई एक घटना हो रही है। सभी हो रही होती तो फिर से गुणा करते, लेकिन इन तीनों में से कोई एक घटना हो रही है, तो अभीष्ट प्रायिकता क्या बनेगी आपकी? अभीष्ट प्रायिकता PE बराबर, इन सभी को जोड़ दो, PE1 प्लस PE3 PE2 प्लस PE3 हो गया। PE1 कितना है हमारे पास? 9/32 प्लस PE2 कितना है? 3/32 और PE3 कितना है? 1/32। एलसीएम 32, टोटल 9 3 12 1 13, 13/32 होगी इस बात की होने की प्रायिकता। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। क्लियर बात? अब हम यहीं पर वीडियो समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन 7 8 9 ये जो बचे हैं उनको सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। वैसे फ्रेम में दिख नहीं रहा था तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। इनका एलसीएम लेंगे तो 32, 9 3 12 1 13, 13/32 हो जाएगी इसकी प्रायिकता। बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।